वन शॉट रिविजन 19. Then after we come to खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट took place in March 1919. इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग खलीफा का बात करते हैं. अब खलीफा इसका मतलब इस्लामिक कम्युनिटी का लीडर, इस्लामिक कम्युनिटी का एक स्पिरिचुअल हेड माना गया. खलीफा खुद से कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ हेल्प को वो दर्शाता है. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टिज एसएसटी क्लासेस. आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया इन वन शॉट रिविजन. तो चलिए शुरू करते हैं. आराम से सिर्फ कहानी को सुनिए और उसको एंजॉय कीजिए, आप लोगों को ईजिली याद हो जाएगा. नेशनलिज्म, नेशनलिज्म इट मीन्स वो आइडिया जो लोगों के बीच में, लोगों के इमोशंस में डाला गया फॉर द स्वराज, फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला, जिससे ये पता चलता है कि इंडिया में किस तरीके से क्रॉप फेलियर हुआ, शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ, जिन सब की वजह से लोगों के हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा, लोगों के लाइवलीहुड पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा. तो इन सब के कारण ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा था इंडिया के ऊपर. तो इन सब के कारण भी इंडियंस के अंदर नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो और अच्छे से डेवलप होना स्टार्ट हो गई कि हम लोगों को इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाना है फ्रॉम ब्रिटिशर्स. क्लियर है? देन सत्याग्रह. सत्याग्रह में हम लोग क्या देखते हैं कि 1915 जनवरी में गांधी जी इंडिया आए. उसके बाद उन्होंने इंडिया का सिचुएशन देखा. 1 साल 2 साल उन्होंने इंडिया का सिचुएशन देखा कि आखिर चल क्या रहा है इंडिया में. देन आफ्टर ही स्टार्टेड 3 इवेंट्स, 3 सत्याग्रह. द फर्स्ट वन वॉज चंपारण इन बिहार इन 1970 एंड इट इज़ इन सपोर्ट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स. क्यों? क्योंकि इंडिगो प्लांट अगर हम लोग करते हैं किसी भी लैंड पे, तो दैट लैंड वॉज नॉट एबल टू क्रॉप एनी अदर क्रॉप आफ्टर द इंडिगो प्लांटेशन. क्लियर है? तो गांधी जी इंडिगो प्लांटर्स के सपोर्ट में थे कि इंडिगो के साथ साथ और भी बहुत सारे क्रॉप होने चाहिए, प्रोड्यूस होने चाहिए उस लैंड पे, ताकि इंडिगो तो हम लोग खाएंगे नहीं, तो आखिर लोग खाएंगे क्या? इंडिगो तो ब्रिटिशर्स प्रोड्यूस करवा के ब्रिटेन ले जाते थे. सेकेंड इवेंट क्या था? सेकेंड इवेंट था खेदा इन गुजरात 1918. अब खेदा इन गुजरात में हम लोग क्या देखते हैं कि वो गांधी जी पीजेंट्स के सपोर्ट में थे, क्योंकि पीजेंट्स को उनका जो वेजेस था उनके काम के अकॉर्डिंग वो नहीं मिलता था, कम मिलता था. तो गांधी जी पीजेंट्स से प्रॉमिस किए थे कि हम आपको आपके काम के इक्वल वेजेस दिलवा के रहेंगे. हालांकि वो जितना प्रॉमिस किए थे उतना नहीं दिलवा पाए, बट हाँ उन लोगों का वेजेस इंक्रीज ज़रूर हुआ था. द थर्ड इवेंट वॉज हैपेंड इन अहमदाबाद गुजरात इन सपोर्ट ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स. यानी कि जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनको भी वेजेस कम मिल रहे थे फ्रॉम कॉटन मिल ओनर्स. तो चंपारण बिहार वाले इवेंट में गांधी जी क्या कर रहे थे? इंडिगो प्लांटर्स के सपोर्ट में थे. इट मीन्स दे ऑल, यानी कि गांधी जी एंड देयर सपोर्टर्स ऑल वर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. इन खेदा गुजरात ऑल्सो गांधी जी वॉज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, बट in Ahmedabad Gujarat event Gandhi ji was against the cotton mill owners and the cotton mill owners was Indian. ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि गांधी जी हमेशा ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही लड़ाई किए थे. गांधी जी उस चीज़ के खिलाफ लड़ाई किए थे जो सच नहीं बोलता था और जो गलत काम करता था. तो सत्याग्रह, सत्याग्रह यानी कि अपील फॉर ट्रुथ. आप ट्रुथ के लिए लड़ाई कीजिए. उनकी फ़िलॉसफी यही थी कि आप ट्रुथ के लिए लड़ाई कीजिए, आप सच्चाई के रास्ते पे चलिए, और जो सच्चाई के रास्ते पे नहीं चल रहा था उनके अगेंस्ट थे गांधी जी. क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं? आफ्टर सत्याग्रह रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग एंड खिलाफत मूवमेंट. बस कहानी को सुनते रहो, खुद याद हो जाएगा. रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919. इसमें क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट में ये क्या किया गया था कि कोई भी गलत काम हो रहा था इन द आई ऑफ ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे? विदाउट एनी अरेस्ट वारंट किसी भी लीडर को
उठा के लाते थे, अरेस्ट करके लाते थे और उनको 2 साल तक जेल में डाल के रख देते थे, जो गलत था। क्यों? क्योंकि 24 आवर्स के अंदर आपको उस इंसान को जिसको आप अरेस्ट किए हैं उसको कोर्ट में अपील करना होता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं करते थे। ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि 2 साल तक जेल के अंदर डाल के रख देते, ना उनका कुछ सुनते थे, ना ही उनको कोर्ट में पेश किया जाता था। तो इस वजह से रॉलेट एक्ट 6 अप्रैल 1919 में बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए और ये सारा कुछ गांधी जी के द्वारा करवाया गया था, नॉन वायलेंटली, बट एट लास्ट सारे एक्ट में, सारे इवेंट्स में, सारे मूवमेंट्स में हम लोग क्या देखेंगे कि वायलेंस हो जाते हैं लोग, क्योंकि जब लोगों का बात ब्रिटिशर्स नहीं मानते हैं या ब्रिटिशर्स कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि लोगों को वायलेंट होना पड़ता है, और जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी को एट द एंड बंद करना पड़ता है। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट 6 अप्रैल 1919 को हुआ। उसमें क्या हुआ, Britishers arrest some leaders, Indian leaders, and kept them in prison for 2 years without any arrest warrant, without any appeal in the court. ठीक है, जालियांवाला बाग इंसिडेंट took place on 10th अप्रैल। जालियांवाला बाग हुआ कब था? तो 13th अप्रैल 1919 को, बट इट took place on 10th अप्रैल 1919। अब उसमें क्या हुआ था? जालियांवाला बाग इंसिडेंट में ये बोला गया, जालियांवाला यानी कि अमृतसर में एक पार्क है जिसका नाम है जालियांवाला बाग। क्लियर है? तो उस वक्त क्या बोला गया था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट थी उस वक्त, वो उन्होंने बोला था कि जहाँ पे भी आपको एक ग्रुप में लोग दिखेंगे तो आप लोग उसको मार दीजिएगा। बट कुछ लोग तो प्रोटेस्टर्स थे, कुछ लोग प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो लोग ग्रुप में डिसाइड भी कर रहे थे। उस वक्त बैसाखी का फेस्टिवल चल रहा था जालियांवाला बाग में। तो उस वक्त क्या हो रहा था कि कुछ लोग अपना पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड बात कर रहे थे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स को हटाना है, और कुछ लोग फेस्टिवल बनाने ही गए थे जिनको कोई आइडिया नहीं था कि गवर्नमेंट का क्या रूल है और सोसाइटी में क्या चल रहा है। तो जब ये जालियांवाला बाग इंसिडेंट में ब्रिटिशर्स देखते हैं कि लोग इकट्ठे होके कुछ डिसीज़न ले रहे हैं, तो वो हर जगह का दरवाज़ा बंद कर देते हैं एंड दे पुट ऑन फायर, जिसके वजह से बहुत सारे लोग अपना जान बचाने के लिए कुएं में कूद जाते हैं। अब कुएं में कूदने से बहुत सारे लोग बच जाते हैं, लेकिन 1 कूदेगा, 2 कूदेगा, 3 कूदेगा, नीचे वाला तो बेचारा दब के मर ही ना जाएगा। तो thousands of peoples were died in जालियांवाला बाग इंसिडेंट। कब हुआ था? 13th अप्रैल 1919। Then after we come to खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट took place in March 1919। इसमें क्या हुआ था? इसमें हम लोग खलीफा का बात करते हैं। अब खलीफा, इसका मतलब इस्लामिक कम्युनिटी का लीडर, इस्लामिक कम्युनिटी का एक स्पिरिचुअल हेड माना गया खलीफा को, जो ओटोमन का एम्परर था बट डिफीटेड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसके वजह से लोगों को क्या लगने लगा कि खलीफा का डिसरिस्पेक्ट हुआ है, यानी कि मुस्लिम्स का डिसरिस्पेक्ट हुआ है। तो इसके वजह से वो लोग मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, और खिलाफत मूवमेंट में हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी है हिंदू और मुस्लिम के यूनिटी की, जिसके लीडर रहते हैं अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इट मीन्स अली ब्रदर्स, क्या करते हैं कि यूनिटी बनाते हैं हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, और फिर प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ताकि हमारा मोटिव क्या था, स्वराज, और हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिल जाए। तो खलीफा वॉज द मूवमेंट which led to the rising of non-cooperation movement। खिलाफत मूवमेंट जो है वो यहाँ से लास्ट में कैलकाटा सेशन जब होता है उस वक्त नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट करने का, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहीं से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? खिलाफत मूवमेंट से स्टार्ट होता है।
देन वी कम टू द नन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब नन कोऑपरेशन मूवमेंट में बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोग डील करेंगे, नॉट इन डिटेल, जस्ट लिसन द स्टोरी एंड एंजॉय द चैप्टर। कॉजेज, इसका कॉज क्या था? खिलाफत इशू, यानी कि खिलाफत मूवमेंट के थ्रू नन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, वो और ज़्यादा बड़े पैमाने पर स्टार्ट हुआ। तो इसका कॉज क्या था? खिलाफत इशू। इसके बाद इसमें मेथड्स क्या थे? सरेंडरिंग, यानी कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट में लोग ब्रिटिशर्स के दिया गया, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया टाइटल्स को सरेंडर कर दे रहे थे कि हम आपका टाइटल नहीं मानेंगे। फॉरेन गुड्स एंड को बॉयकॉट कर दे रहे थे। स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, इन सब जगह पे जाना हटा दिए थे, छोड़ दिए थे, यानी कि सारा कुछ बॉयकॉट कर देना। क्लियर है? तो नन कोऑपरेशन मूवमेंट में इंडियंस जो हैं वो गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिशर्स के सामान को, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दी थी। एंड डिसएग्रीमेंट क्या हुआ था नन कोऑपरेशन मूवमेंट में? तो डिसएग्रीमेंट ये था कि उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो बॉयकॉट नहीं कर रहे थे, जो सरेंडर नहीं कर रहे थे उनके दिए गए टाइटल्स को। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगा कि हमारे पास जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर आते थे वो कुछ लोग, तो उन लोगों को ऐसा लगा कि हमारे पास जो भी पॉलिटिकल पावर है जिसकी वजह से हम कुछ लोगों पे अपना रूल ओवर दिखा सकते हैं, अगर हम इस चीज़ को बॉयकॉट कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ भी नहीं रहेगी। इसके वजह से कुछ लोग बॉयकॉट करना या फिर सरेंडर करना भी नहीं चाहते थे। उसके बाद इवेंट्स क्या क्या हुए नन कोऑपरेशन मूवमेंट में? तो पहला इवेंट क्या हुआ? सितंबर 1920 कैलकाटा सेशन, दैट वाज खिलाफत इशू, यानी कि खिलाफत मूवमेंट में मैंने अभी क्या बताया कि कैलकाटा सेशन के बाद नन कोऑपरेशन मूवमेंट और राइज हो जाता है। तो द फर्स्ट इवेंट वाज कैलकाटा सेशन इन सितंबर 1920, दैट वाज खिलाफत इशू। नेक्स्ट वाज दिसंबर 1920 नागपुर सेशन, जिसमें ये एग्रीमेंट साइन हुआ कि यस वी एक्सेप्ट द नन कोऑपरेशन मूवमेंट। थर्ड, नन कोऑपरेशन मूवमेंट में टाउन्स में, कंट्री साइड्स में, प्लांटेशन फील्ड्स में, ट्राइबल्स में, इन सब जगहों पर लोग कैसे पार्टिसिपेट किए इन नन कोऑपरेशन मूवमेंट? सो टाउन्स में मिडिल क्लास लोगों का पार्टिसिपेशन था। अब मिडिल क्लास लोग क्या किए? सेम वही, स्टूडेंट्स और टीचर्स बॉयकॉट कर दिए, गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके पढ़ना और पढ़ाना। तो बच्चे लोग बहुत खुश हो गए कि वह स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। स्कूल इसीलिए नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट स्कूल्स चल रहे थे, बच्चे चाहे तो पढ़ सकते थे। तो टाउन्स में मिडिल क्लास का ये पार्टिसिपेशन था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स वर बॉयकॉटिंग द गवर्नमेंट, फॉरेन गुड्स एंड लीकर शॉप्स वर क्लोज्ड। कंट्री साइड में क्या हो रहा था? देखिए, टाउन्स में जब मिडिल क्लास का इस तरीके से पार्टिसिपेशन हुआ, दे बॉयकॉटिंग ऑल द सब थिंग्स, तो इकोनॉमी पे भी इफ़ेक्ट पड़ा। इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट कैसे पड़ेगा? कोई भी सामान हम बना रहे हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू अगर आया है तो लोग उस चीज़ को नहीं खरीद रहे हैं, तो शॉपकीपर के पास पैसा नहीं आ रहा है, साइकिल चलते रहता है। तो उस शॉपकीपर के पास पैसा नहीं है तो वो बेचारा कहाँ से खाएगा? अब वो अगर क्रॉप खरीदेगा भी तो अगर पीजेंट से, अगर फार्मर से क्रॉप खरीदेगा तो फ्री में तो नहीं खरीदेगा, तो फार्मर भी अपना क्रॉप नहीं बेच पा रहा है तो फार्मर कहाँ से खाएगा? तो इस तरीके से एक साइकिल चला जिससे इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा। ठीक है। अब कंट्री साइड में पीजेंट्स का इन्वॉल्वमेंट था इन नन कोऑपरेशन मूवमेंट। पीजेंट्स का भी सेम कंडीशन था कंट्री साइड में कि वो लोग भी जैसे जैसे बॉयकॉट हो रहा था तो वो लोग क्या कर रहे थे कि टैक्सेस जो पे होते थे तो वो सारे टैक्सेस को ज़्यादा हाई राइज कर दिए थे ताकि उनको गवर्नमेंट को देना पड़े, जिसकी वजह से उनका अपना प्रॉफिट भी होता था। तो इस तरीके से कंट्री साइड में पीजेंट्स का काम चल रहा था। ट्राइबल्स में दे रिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेस्ट पॉलिसी लगाया गया था कि आप लोगों को अगर एक जंगल है तो उसके अंदर के इतने एरिया में ही जाना है, आप बाकी के एरिया गवर्नमेंट के अंदर आते हैं तो बाकी के एरिया में आप लोगों को नहीं जाना है। तो ट्राइबल्स पीपल को इससे समस्या क्या हुआ कि
जो एरिया उन लोगों को दिया गया वहाँ पे कुछ वैसा खास नहीं था कि वो लोग अपने आप को अपने लाइवलीहुड के लिए जी सके। ठीक है, तो नन कोऑपरेशन मूवमेंट में वो लोग किसके खिलाफ थे? ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। और किस चीज़ के लिए थे? तो दे रिस्ट्रिक्ट द फॉरेस्ट पॉलिसी। उन लोगों का ये बोलना था कि जो फॉरेस्ट पॉलिसी लगाया गया है तो उसको हटा दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग अच्छे से अपने लाइवलीहुड को नहीं जी सकते हैं। प्लांटेशन फील्ड्स में भी फ्रीडम वो लोग चाहते थे, यानी कि जो कन्फाइंड, मान लिया ये प्लांटेशन फील्ड है तो जो कॉन्फाइंड स्पेस दिया गया कि आप लोगों को बस इतने स्पेस के अंदर ही रहना है, तो उस चीज़ से भी वो फ्रीडम चाहते थे कि वो लोग जा सकते थे सारे जगह पे, लेकिन विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट वो लोग कहीं भी नहीं जा सकते थे। तो उन लोगों को इस चीज़ से फ्रीडम चाहिए था कि हम लोगों को हर जगह घूमने की आज़ादी होनी चाहिए, हम लोगों को परमिशन ना लेना पड़े गवर्नमेंट से बार बार। ठीक है, इस तरीके से कुछ इवेंट्स थे, कुछ पार्टिसिपेशंस थे लोगों के इन नन कोऑपरेशन मूवमेंट। आफ्टर दैट इन चौड़ी चौरा इंसिडेंट विच वॉज इन यूपी, फरवरी 1922 में नन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हो जाता है। द कॉलिंग ऑफ नन कोऑपरेशन मूवमेंट। कॉलिंग ऑफ नन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे होता है? चौड़ी चौरा इंसिडेंट से होता है। चौड़ी चौरा कहाँ है? यूपी में है। ये इंसिडेंट कब होता है? फरवरी 1922 में। इट मीन्स कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम लोग क्या क्या देखें कि किस तरीके से नन वायलेंटली लोग अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट्स के खिलाफ। किस तरीके से वो लोग अपने एक एक स्टेप को, यानी कि बॉयकॉट करना, सरेंडर करना, फिर एग्रीमेंट साइन होना कि नहीं हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे फॉरेन गुड्स को। तो इन सब तरीके से लोग पीसफुली अपना प्रोटेस्ट करते रहते हैं। बट एट द एंड इन 1922 क्या होता है? लोग वायलेंटली प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं एट चौड़ी चौरा। चौड़ी चौरा इंसिडेंट में क्या होता है कि लोग क्या है, गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट बिल्डिंग, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हर जगह क्या करते हैं? फायर, आग लगा देते हैं। बाजार्स वर लूटेड, बाजार्स को लूट लेते हैं। तो जब वायलेंटली प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं तो गांधी जी बोलते हैं कि अभी पॉसिबल नहीं है नन वायलेंटली, यानी कि नन कोऑपरेशन के साथ रहना। अभी लोग तैयार नहीं हैं पीसफुल वायलेंट के लिए। जब देखो क्या करते हैं? वायलेंटली प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो गांधी जी को जब ये फील हुआ कि अभी लोग नन वायलेंटली पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922। तो नन कोऑपरेशन मूवमेंट तक हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम लोग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट देखते हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इट मीन्स द पीरियड बिटवीन 1930 टू 1931। ठीक है, टूवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की तरफ हम लोग कैसे बढ़ते हैं, कुछ कुछ इवेंट्स के थ्रू हम लोग बढ़ते हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि उसके तरफ हम लोग कैसे जाते हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा होता है 1929 में, जिसमें शॉर्टेजेस ऑफ फूड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारण हमारा इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों के पास उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जीने के लिए कुछ नहीं बचता है और हमारा जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो डिप्रेशन में चला जाता है इन 1929। द नेक्स्ट वन इज साइमन कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की गई थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की गई थी, बट सर वाइसरॉय लॉर्ड इरविन, सर वाइसरॉय लॉर्ड इरविन, इनको बोला गया कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कीजिएगा, यानी कि जो स्ट्रक्चर बनेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप उसको फॉर्म कीजिएगा। इंडियंस का क्या डिमांड था कि हमारा अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चलेगी। तो ब्रिटिशर्स क्या किए, अपने एक मेंबर को भेजें एज अ हेड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले तो लोग बोले कि ठीक है आप हेड कीजिए, पर बनेगा तो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है क्या,
हेड तो कौन कर रहा है, हेड तो किया जा रहा है एक ब्रिटिशर्स, एक ब्रिटिश के ही थ्रू ना। तो वो जो ब्रिटिशर है वो तो अपने लॉ, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, ब्रिटेन का कुछ सिस्टम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डालेगा, जिसके वजह से इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन भी बन जाएगा और गवर्नमेंट उसको फॉलो भी इजीली कर पाएंगे। तो इन सब ये सारा जब थॉट आया इंडियंस के अंदर, तो गो बैक साइमन का स्लोगन बनाया गया और साइमन कमीशन को हटा दिया गया। इंडियंस बोले कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो 1928 में साइमन कमीशन यानी कि गो बैक साइमन का एक स्लोगन लगाया गया, जिसमें से साइमन कमीशन को हटा दिया गया। एंड इन दिसंबर 1929 दो प्रोमिनेंट लीडर उठ के आए। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस चल रहा था वो मोतीलाल नेहरू और सीडी दास के बीच में चल रहा था, मतलब वो लोग हेड कर रहे थे एज ए लीडर। बट आफ्टर द कोलैप्स ऑफ साइमन कमीशन 1929 दिसंबर में दो प्रोमिनेंट लीडर आते हैं, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। तो वो लोग क्या करते हैं, साथ में मिलके कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में क्या शो करते हैं कि वी नीड पूर्ण स्वराज, वी वांट पूर्ण स्वराज, हम लोगों को एक फुल इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसके वजह से वो लोग प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं और इस तरीके से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का स्टार्टअप होता है। नेक्स्ट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहला जो मूवमेंट है सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च से हम लोग देखते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अब एक लाइन में आता है, अपना खुद का एक स्टार्टअप लेता है। सॉल्ट मार्च में क्या हुआ था, सॉल्ट मार्च और वी सेड इट टू डांडी मार्च, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो सॉल्ट यानी कि नमक के ऊपर भी टैक्स लगा दी थी। बट नमक वॉज अ इसेंशियल फूड आइटम, बिना नमक के हम लोग कोई भी खाना नहीं बना सकते हैं। तो गांधी जी ये बोले कि नमक, और बाकी के लोग भी बोले कि नमक तो ईजिली मिल जाता है, नमक तो ईजिली बन जाएगा। तो गांधी जी क्या किए, सर जो थे वहाँ पे वाइसरॉय इरविन को 11 डिमांड का एक लेटर लिख के दिए, जिसमें से एक डिमांड क्या था, सॉल्ट टैक्स को हटाने का, और एक एस्टिमेटम दे दिए कि आपको हम 1-1.5 महीने का टाइम दे रहे हैं, आप लोग उस सॉल्ट लॉ को हटा दीजिए और जितने भी 11 डिमांड्स है उसको पूरा कर दीजिए, नहीं तो भाई बहुत बुरा होगा आपके साथ। तो गवर्नमेंट को यानी कि ब्रिटिशर्स को क्या लगा कि अरे ये लोग तो ऐसे ही बोलते रहते, क्या ही कर लेंगे ये लोग। आफ्टर द गिवन टाइम पीरियड फ्रॉम गांधी जी टू गवर्नमेंट ऑल द 11 डिमांड्स वर इनकम्प्लीटेड। तो गांधी जी बोले कि हमने तो पहले ही कहा था कि अगर डिमांड्स पूरा नहीं होगा तो हम तो प्रोटेस्ट कर देंगे भाई। तो गांधी जी उस वक्त क्या करते हैं, विथ हिज 78 फॉलोअर्स स्टार्ट करते हैं साबरमती आश्रम से डांडी तक के रास्ते को, और वो बाय देयर फुट 240 माइल्स ट्रैवल करते हैं। अब वो पैदल क्यों जाते हैं, गाड़ी नहीं था, वो इसलिए पैदल जाते हैं ताकि उनको रास्ते में जितने भी लोग मिले, जितने भी चलते फिरते लोग मिलेंगे, उनको वो पकड़ पकड़ के समझाएंगे, देखो हम लोग सॉल्ट टैक्स के लिए जा रहे हैं, अगर आपको ज्वाइन करना है तो कीजिए। तो ये मोटो था गांधी जी का कि हम जाएंगे। वो स्टार्टिंग में 78 फॉलोअर्स को चूज़ किए और 78 ऐसे फॉलोअर्स को चूज़ किए जो गांधी जी के साथ स्पीड में चल सके, क्योंकि गांधी जी बहुत स्पीड में चलते थे। तो वो साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को स्टार्ट करते हैं वो रैली, वो मार्च, और डांडी तक जाके 6 अप्रैल 1930 को वो नमक बना के ऐसे ब्रिटिशर्स के सामने रख देते हैं, हमने तो नमक बना लिया। यानी कि वो डांडी तक जाते हैं, समुद्र का पानी लेते हैं, उससे नमक बनाते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट के सामने जाके रख देते हैं कि देखो भाई हम लोगों ने तो नमक बना लिया, अब हम लोग सॉल्ट नहीं खरीदेंगे ना टैक्स देंगे, अब हम लोग खुद से नमक बना लेंगे। तो इस तरीके से क्या हम लोग देखते हैं कि सॉल्ट मार्च वॉज द स्टार्टिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद सॉल्ट मार्च में गांधी जी विथ हिज 78 फॉलोअर्स, लेकिन डांडी तक जाते जाते वो 1000 फॉलोअर्स से घिर चुके रहते हैं।
दे ब्रेक द सॉल्ट टैक्स और सॉल्ट लॉ। उसके बाद उन लोगों ने बोला कि अब हम लोग नमक के ऊपर टैक्स नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो ईजिली अवेलेबल होता है और इसेंशियल फूड आइटम देता है, और अब एक इसेंशियल फूड आइटम पे इतना टैक्स बढ़ा के लगा दीजिएगा तो इंसान खाएगा कैसे? ठीक है। नेक्स्ट, कॉलिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये क्या है? कुछ स्टार्ट होता है मूवमेंट, 1 साल के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है कि बंद हो जाता है। उस वक्त भी क्या हुआ, एक सॉल्ट लॉ ब्रेक हो गया, सॉल्ट टैक्स ब्रेक हो गया, लेकिन आफ्टर ऑल दिस सिचुएशन कुछ लोग ऐसे थे ना जिनको पीसफुल प्रोटेस्ट पसंद नहीं था, तो वो लोग वायलेंट हो जाते थे। तो गांधी जी सोचे कि अभी भी ये लोग तैयार नहीं हैं एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, तो गांधी जी बंद कर देते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब उसके बाद जो गवर्नमेंट रहती है वो गांधी जी को ऑफ़र देती है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला है लंदन में, वहाँ आप चलिए, आप अपने बात को रखिएगा और हम भी आपके बात को सुनेंगे। तो उस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जाने से मना कर देते हैं, बट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं और क्यों बंद होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? क्योंकि बहुत सारे जो प्रोमिनेंट लीडर्स उठ के आए, जैसे खान अब्दुल गफ़ार खान, ये सब को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है। जब वो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, उन लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं, जिनकी वजह से लोगों को गुस्सा आता है और वो लोग वायलेंटली प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। तो गांधी जी को ये बोला गया कि आप मेरे साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चलिए, हम आपके लीडर्स को यहाँ अरेस्ट नहीं करेंगे, उनको प्रिजन से, उनको जेल से निकाल देंगे। तो इस एग्रीमेंट पे गांधी जी लंदन जाते हैं इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और लेकिन क्या होता है, गांधी जी का बात सुना जाता है, सारा कुछ होता है, लेकिन जब गांधी जी वापस आते हैं इंडिया में तो क्या देखते हैं कि जो भी प्रोमिनेंट लीडर्स को अरेस्ट किया गया था वो लोग अभी भी जेल के अंदर ही बंद हैं। तो इसके वजह से गांधी जी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, यानी कि आफ्टर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है 5 मार्च 1931 में, जिसके वजह से गांधी जी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन कैसे होता है लोगों का, तो कंट्री साइड में रिच फार्मर्स एंड लैंडलॉर्ड्स और पुअर पीजेंट्स, इन दोनों का हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था। इट मीन्स रिच फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स का क्या था कि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया है कि हम लोग कहाँ से देंगे, तो हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट टैक्स चल रहा था। पुअर पीजेंट्स रिच फार्मर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि रिच फार्मर्स गवर्नमेंट की वजह से टैक्स पुअर पीजेंट्स के ऊपर बढ़ा दिए थे, तो अब वो और उन लोगों का वेजेस भी कम कर दिए थे। तो रिच फार्मर्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुअर पीजेंट्स रिच फार्मर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि ज़रूरी नहीं है कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिससे प्रॉब्लम है लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दे रहे थे। तो ये कंट्री साइड में था हाई रेवेन्यू के खिलाफ। टाउन्स में इंडस्ट्रियल ओनर्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स को देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल ओनर्स मतलब कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो सेल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं सेल हो रहा है? क्योंकि फॉरेन गुड्स आ जा रहे हैं, तो इन सब की वजह से जो कि चीप रेट पे लोगों को मिल रहा है, तो अब कुछ सस्ता मिलेगा तो लोग ऑब्वियसली उसको ख़रीदना चाहेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया कि फॉरेन से जो गुड्स आते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम है वो बंद कर दिया जाए। इंडिया में सामान बन रहा है, इंडिया के लोग उसी सामान को खरीदेंगे। और इंडस्ट्रियल वर्कर्स का क्या था? इंडस्ट्रियल वर्कर्स इंडस्ट्रियल ओनर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि जो वो वर्कर्स काम कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग ओनर्स के पास पैसा नहीं आ रहा था, तो वो लोग वर्कर्स को भी नहीं दे रहे थे, तो वर्कर्स ओनर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब यहाँ तक की कहानी में हम लोग कहीं पे भी विमेन का नाम नहीं सुने, नन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी विमेन का नाम नहीं सुने, बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में विमेन भी प्रोटेस्ट की थी। और विमेन कैसे प्रोटेस्ट की थी? बाय मेकिंग सॉल्ट एंड इट वाज द स्कैर्ड फॉर देम, सैक्रेड फॉर देम, यानी कि विमेन के लिए उनकी फैमिली का प्रोटेक्शन, उनकी फैमिली का, उनके बच्चों का पालन पोषण करना, ये उनके लिए एक पवित्र चीज़ माना जाता था। तो विमेन
नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में तो नहीं आई, बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में विमेन भी शामिल थी। वो लोग जाती थी, अब नमक है तो नमक वो लोग खुद से बना लेती थी और किसी को भी टैक्स नहीं पे करती थी। इस तरीके से बहुत सारे प्रोटेस्ट में इसके बाद विमेन भी शामिल होने लगी। तो देयर वाज अ स्लाइट डिफरेंस इन नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पीसफुल वायलेंट दोनों में स्टार्ट हुआ, पीसफुल वायलेंट दोनों में स्टार्ट हुआ, बट एंड तक जाते जाते क्या हुआ, नन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वायलेंटली प्रोटेस्ट होने लगा। तो उसकी वजह से नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट भी बंद हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बंद हो गया, बट वो रीलॉन्च हुआ। तो हम लोग क्या देखते हैं कि किस तरीके से पार्टिसिपेंट्स जो रहते हैं उस मूवमेंट में वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है। अब नन कोऑपरेशन मूवमेंट में विमेन का पार्टिसिपेशन नहीं था, बट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विमेन का पार्टिसिपेशन था। ठीक है, तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की कहानी हो गई। अब हम लोग देखेंगे सम लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि हर चीज़ का कुछ ड्रॉबैक होता है, कुछ लूप होल्स होते हैं। तो अब हम लोग उस लूप होल्स को, उस लिमिटेशन के बारे में सुनेंगे कि व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि लिमिटेशंस क्या क्या थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। तो दलित्स यानी कि अनटचेबल्स, जो अनटचेबल्स थे वो खुद को अपना एक नाम दे दिए थे दलित्स, दैट वी आर दलित। क्यों? क्योंकि लोग उनको, बाकी के लोग उनको अछूत मानते थे सोसाइटी में। गांधी जी कॉल्ड देम हरिजन्स, और हरिजन का मतलब होता है गॉड, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और जो कांग्रेस मैन थे वो लोग दलित को अपने पार्टी में शामिल नहीं करते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ हिंदू पार्टी और हिंदू पीपल्स, यानी कि जो ब्राह्मण्स होते थे उनके लिए जो अनटचेबल से वो दलित कहलाते थे, अछूत कहलाते थे, और उनके फियर से कांग्रेस मैन भी उनको शामिल नहीं करते थे कि ये लोग गुस्सा हो जाएंगे और ये लोग चले गए तो फिर हमारा पार्टी कैसे बनेगा। तो जब गांधी जी इस सिचुएशन को देखते हैं तो गांधी जी कॉल्ड देम हरिजन्स, यानी कि दलित्स को वो बोलते हैं कि आप लोग अनटचेबल नहीं हो, आप लोग अछूत नहीं हो, आप लोग तो भगवान के बच्चे हो, आप लोग कहीं भी जा सकते हो। उन लोगों का मंदिर में, मस्जिद में जाना मना था, कुआं है तो कुएं से पानी निकाल के पीना मना था, और बहुत सारे जगहों पे जाना मना था। तो गांधी जी के वजह से उन लोगों को ये छूट मिला कि वो लोग कहीं भी जा सकते हैं। गांधी जी खुद बांगर का काम के, बांगर इन मतलब स्वीपर, टॉयलेट जो साफ़ करते हैं, गांधी जी खुद अपने हाथ से टॉयलेट साफ़ किए। ये चीज़ शो करने के लिए कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, कोई भी लोग हो, कोई भी काम वो खुद से कर सकता है। इसीलिए इन लोगों को भी परमिशन मिलना चाहिए हर जगह जाने का। फिर भी बहुत सारी जगहों पे उन लोगों को जाना मना था, लेकिन कुछ हद तक ये सिचुएशन ठीक हुआ था। पर उसके बाद B.R. अम्बेडकर आते हैं और ये 1928 में एक दलित एसोसिएशन का कमेटी फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें वो लोग रिजर्व्ड सीट्स और सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड करते हैं गांधी जी से। गांधी जी साक्षात इस डिमांड को अपोज कर देते हैं, मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, यानी कि सब कुछ इलेक्शन अलग हो जाना, एक दलित का नेशन अलग हो जाना, तो यहाँ पे यूनिटी टूटते हुए दिख रही थी गांधी जी को। इसीलिए गांधी जी क्या बोलते हैं कि नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट या फिर रिजर्व्ड सीट्स का डिमांड हम नहीं मानेंगे। इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होता है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ था, जिसमें क्या बोला गया था कि आप गांधी जी को बोला गया था कि आप लंदन चलिए, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कीजिएगा, बट गांधी जी नहीं गए थे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, लंदन। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को बोला गया था कि आप चलिए, आपके लीडर्स को यहाँ हम छुड़वा देंगे, जेल से निकाल देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में नेगोशिएशंस होने लगे, टशन होने लगा उस मीटिंग में। देन गांधी जी अपोज्ड द सेपरेट इलेक्टोरेट, डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, बट एट लास्ट गांधी जी क्या बोलते हैं कि अगर आप लोग सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्व सीट्स का बात कीजिएगा तो हम मरते दम तक भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, फास्ट अनटू डेथ।
ठीक है। तो वो लोगों को क्या लगा कि जो हमारे लीडर है, यानी कि जिनके वजह से इतने चीज़ से हम लोगों को छुटकारा मिला, एक बड़े बड़े मूवमेंट्स में वो हमारा साथ दिए, तो उन लोगों को ये लगने लगा कि गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे तो फिर मुसीबत आ जाएगा। तो वो लोग बी आर अम्बेडकर को बोले कि तुम लोग अपना डिमांड को साइड रखो, गांधी जी को ये नहीं होना चाहिए, गांधी जी को वो नहीं होना चाहिए। तो एट लास्ट पुणे में पूना पैक्ट साइन होता है 1932 सितंबर में, जिसमें रिजर्व्ड सीट्स मिल जाता है दलित्स को, बट सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलता है। क्लियर है। तो गांधी जी रिजर्व्ड सीट्स के लिए मान जाते हैं। तो गांधी रिजर्व्ड सीट्स दलित को पूना पैक्ट सितंबर 1932 में जो साइन होता है, उसकी वजह से दलित्स को रिजर्व्ड सीट्स मिल जाते हैं। उसके बाद रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेशन होता है, मुस्लिम लीग और हिंदू सभा। जब नन कोऑपरेशन डिक्लाइन हो गया, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो कुछ मुस्लिम पीपल्स को एलिनिएटेड फील होने लगा। क्यों? क्योंकि जो पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी, जो स्वराज पार्टी बनाई गई थी, उसमें मैक्सिमम लोग हिंदू ब्राह्मण्स थे, अपर कास्ट के लोग थे। तो इसके वजह से मुस्लिम लीग एक कम्युनिटी बनाए जिसमें मुस्लिम्स अपना एक डिमांड रखते हैं, रिजर्व्ड सीट्स और सेपरेट इलेक्टोरेट का। यहाँ पे भी नेगोशिएशंस होने लगा, पर उन लोगों को भी सेपरेट मतलब उन लोगों का था कि हमको अपना एक अलग नेशन बना हुआ चाहिए। मुस्लिम लीग को कौन हेड कर रहा था? मोहम्मद अली जिन्ना। और हिंदू महासभा का लीडर कौन था? MR जयाकर। तो यहाँ पे भी नेगोशिएशंस देखने को मिलता है बिटवीन मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग का डिमांड था फॉर रिजर्व्ड सीट्स एंड सेपरेट इलेक्टोरेट, बट हिंदू महासभा डायरेक्ट उसको मना कर देता है डिमांड को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, यानी कि एकजुट होके किसी भी काम को करना, यानी कि लोग एकजुट होके, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी रिलीजियस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर कलेक्टिवली लोग उस चीज़ को करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारे इंडिया का जो मोटो है, हमारे इंडिया का मोटो क्या है? इंडिपेंडेंस। तो वो इंडिपेंडेंस हम लोगों को मिल जाएगा। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, यानी कि लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग्स डेवलप होती है, जिसके वजह से लोग इंडिपेंडेंस के लिए, स्वराज के लिए लड़ाई करते हैं। और अगर यूनिटी के साथ करेंगे तो कोई भी चीज़ अच्छे से और जल्दी पूरा होगा। तो ये जो माइंड में सेट किया जाता है लोगों का, उन लोगों के फीलिंग्स को नेशनलिज्म से जोड़ा जाता है, नेशन से जोड़ा जाता है, ये सारे कुछ होते हैं। अब इस चीज़ को शो करने के लिए बहुत सारे सब्सटेंसेस का हम लोग यूज़ करते हैं एज द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज भारत माता। भारत माता की इमेज को बनाया जाता है। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा, विमेन तो कहीं नहीं थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में थी, बट उसके अलावा किसी भी इवेंट में, किसी भी मूवमेंट में नहीं थी, किसी सत्याग्रह में भी नहीं थी। तो विमेन के इमेज को ही क्यों लिया गया? भारत माता फीमेल फिगर को ही एलिगिरी के नाम पे चूज़ क्यों किया गया? जस्ट बिकॉज, क्योंकि जो फीमेल होती है उनका जो मदरहुडनेस रहता है वो बहुत प्योर हार्टेड और प्योर सोल का रहता है, इसीलिए फीमेल को विजुअलाइज करवाने के लिए चूज़ किया गया किसी भी नेशन को। ठीक है, तो इंडिया में भारत माता की इमेज को चूज़ किया गया, भारत माता की इमेज को बनाया गया टू विजुअलाइज आवर नेशन। ये जो इमेज है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाया गया था, बट पेंट किसके द्वारा किया गया था? अवनींद्र नाथ टैगोर के थ्रू। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम भी लिखे थे, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, और भारत माता की इमेज पेंट किसके द्वारा किया गया था? तो अवनींद्र नाथ टैगोर के थ्रू किया गया था। नेक्स्ट, रिवाइव ऑफ फोकलोर्स। अब फोकलोर्स का रिवाइव हो जाना, इट मीन्स कि फोक डांसेस, फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स, इन सब का, यानी कि ट्रेडिशनली लोगों को ये शो करना कि हमारा ये जो कॉमन कल्चर है, कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन डांस है, तो इन सब के बेसिस पे हम अपना एकजुट होके खुद को, यानी कि इंडिया को स्वराज दिलवाएंगे, यानी कि इंडिपेंडेंस दिलवाएंगे। उसके बाद ट्राई कलर फ्लैग
भी बना, जिसकी वजह से कोई भी मार्च या कोई भी रैली निकलता था तो वो लोग अपने हाथ में एक झंडा लेके जाते थे। अब झंडा लेके क्यों जाते थे कि देखो मेरे पास झंडा है, हम इंडिया के मेंबर हैं। that shows that they are the members of India, they are the citizens of India। but ट्राई कलर फ्लैग भी चेंज हुआ, यानी कि बंगाल में जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तो उस फ्लैग का कलर था रेड, ग्रीन एंड येलो, जिसमें से रेड के ऊपर 8 लोटसेस बने हुए थे एंड दैट 8 लोटसेस शोज द 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश का जो 8 राज्य फैला हुआ था इंडिया में, हर जगह जगह पे वो 8 लोटसेस उस प्रोविंसेस को शो कर रहा था। ग्रीन में एक साइड में क्रेसेंट मून और एक साइड में सन का था, दैट शोज द यूनिटी बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदू। ठीक है, नेक्स्ट जब स्वराज पार्टी बना, जब स्वराज के लिए लोग उठे तो उस वक्त ट्राई कलर फ्लैग क्या था, रेड, ग्रीन एंड वाइट, जिसमें से वाइट में चरखा बना हुआ था गांधी जी का, दैट शोज द सेल्फ हेल्प फीलिंग, सेल्फ हेल्प, आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प, यानी कि गांधी जी का क्या कहना था, वो चरखा से क्या किए थे, चरखा से वो कॉटन का धागा बना के कपड़ा बनाते थे, खादी क्लोथ्स। तो जब बॉयकॉट किया गया था फॉरेन गुड्स को, फॉरेन सब्सटेंसेस को इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो क्या बोला गया था कि आप लोग इंडियन प्रोडक्ट को यूज़ कीजिएगा, क्लोथ में खादी क्लोथ्स को यूज़ कीजिएगा। हाँ, खादी क्लोथ्स बहुत हाई कॉस्ट का रहता था, क्यों, क्योंकि वो हैंडमेड होता था, इसीलिए बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन ट्राई कलर फ्लैग में वाइट कलर में गांधी जी का चरखा ये शो करता है कि हम लोग अपना काम खुद से कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ हेल्प को वो दर्शाता है। तो इस तरीके से ट्राई कलर फ्लैग का भी अपना एक विजुअलाइजिंग पावर है टू शो इंडिया। ठीक है, हर कंट्री का अपना एक नेशनल फ्लैग रहता है। भारत माता की इमेज क्या दिखाती है कि ये हमारा इंडिया है, यानी कि भारत माता की इमेज को लिया गया टू विजुअलाइज आवर नेशन। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स में हम लोग क्या देखते हैं कि एक साथ एकजुट होकर हम लोग बहुत सारे चीज़ का फॉर्मेशन करवाते हैं, दैट शोज आर फीलिंग टूवर्ड्स आर नेशन एंड दैट शोज आर आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प। तो इस तरीके से नेशनलिज्म इन इंडिया एक कहानी में आप लोगों को क्लियर करवा दिया है मैंने। अब अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग फ्रीली मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगी। इस चैप्टर का नोट्स मैंने आप प्लेलिस्ट बना दिया है, आप उस प्लेलिस्ट में अब पार्ट बाय पार्ट, अगर आपको किसी टॉपिक का डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे हर टॉपिक के ऊपर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया गया है विथ नोट्स। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।